नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा बढ़ गई है। कल की हिंसा में 100 लोगों की मौत, जिसमें 13 पुलिस वाले भी हैं। बांग्लादेश की ये हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है और अब जो दबाव है वो शेख हसीना सरकार पर। बिल्कुल, देखिए शेख हसीना सरकार पर है। पिछले 3 हफ्तों में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। आप पिछले दिन की बात करें तो यहाँ 90 से ज़्यादा लोग, जिनमें 14 पुलिसकर्मी शामिल हैं, इतने लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, इमरजेंसी लागू कर दी गई है, कोर्ट, सारी फैक्ट्रियाँ, सब कुछ बंद है। अब सवाल ये कि आखिर ये हालात बांग्लादेश में क्यों बन रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हम आए दिन बांग्लादेश में इस तरीके के हिंसक प्रदर्शन क्यों देखते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है रिजर्वेशन, यानी वो आरक्षण जो सरकारी नौकरियों के लिए तय कर दिया गया है, जिसका युवा वहां पर विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये जो विरोध है, युवा कह रहा है कि देखिए, जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को आपने 30% का आरक्षण दिया है, वो कोटा खत्म कर देना चाहिए। पिछले दिनों जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उसने उस कोटे को थोड़ा सा कम किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। ये लगातार हिंसा होती जा रही है और उसमें से बड़ा सवाल ये है कि अब बांग्लादेश में जो सरकार है उस पर अब इस्तीफा देने का दबाव है। शेख हसीना सरकार पर लगातार इस्तीफे का दबाव है और ऐसी स्थिति में शेख हसीना क्या करेंगी जब शहर के शहर जद में आ रहे हैं हिंसा की, शहर के शहर लोगों की मौत हो रही है। और खास करके ना सिर्फ अवामी लीग जो कि शेख हसीना सरकार की पार्टी है उसके नेता, बल्कि शेख हसीना अब क्या करेगी, कैसे वो बांग्लादेश को संभालेगी, चुनौती इस वक्त मौजूदा वक्त में ये बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर दबाव यूं ही जारी रहा तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां की जो सेना है वो फिर पूरी सत्ता को संभाले, क्योंकि शेख हसीना अभी इस्तीफा देती हुई नजर नहीं आ रही है। दबाव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनकी तरफ से कहा गया है कि शेख हसीना को तय करना है कि आपको अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ये जो रक्तपात हो रहा है ये जारी रखना है या फिर आपको कुर्सी से हटना है। देखिए, एक फैक्ट समझिए, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण साल 1971 में मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों, यानी जब ये देश बना था, आजाद हुआ था, एक नया देश बना था, उस वक्त जिन लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उनकी जानें गई, उनके परिवारों के लिए 30% आरक्षण रखा गया। इसके अलावा 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए, 10% आरक्षण वहां पर महिलाओं के लिए अलग से है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए है, 1% आरक्षण वहां पर दिव्यांगों के लिए है। आरक्षण को लेकर विवाद क्या है ये समझिए। इसमें बांग्लादेश की आरक्षण प्रणालियों से विवाद 30% को लेकर है, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनके परिवारों को, जिनके रिश्तेदारों को ये आरक्षण दिया जा रहा है, उसको लेकर युवा जो है अब विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये आरक्षण अब आपको काबिलियत के आधार पर, टैलेंट के आधार पर आपको नौकरी देनी चाहिए, ना कि आप आरक्षण के आधार पर आप नौकरी दें। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसी को लेकर इन्होंने सरकार से कहा है कि आप ऐसे लोगों को समर्थन दे रही हैं, आरक्षण देकर नौकरी दे रही हैं, जो सरकार यानी कि आपकी पार्टी को समर्थन देते हैं। और इसमें से ज्यादातर लोग, लक्ष्मी, ये जो 30% का कोटा है, जो अवामी लीग है, शेख हसीना सरकार की पार्टी के ज्यादातर लोग स्वतंत्रता सेनानी। आप सभी जानते हैं शेख हसीना के जो फादर हैं, उनका बांग्लादेश के लिए, उनकी उसकी स्वतंत्रता के लिए उनका योगदान भी सभी जानते हैं। और ज्यादातर ये जो स्वतंत्रता सेनानी है वो शेख हसीना पार्टी के लोग हैं ज्यादातर। और ये भी एक बड़ी वजह है कि वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो विरोध कर रही हैं। आम लोगों का कहना है कि चूंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नौकरियां हैं नहीं, उनका कहना है कि एक परिवार को, स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार है उनको नौकरियां मिल रही हैं, हर एक का कोटा आपने तय किया हुआ है, लेकिन हमारे कोटे का क्या, हम कहाँ जाएंगे, हमें कहाँ नौकरियां मिलेगी। हर जगह आपने वो आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की है, अब उससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। बस यही वो बात है जिसको लेकर शेख हसीना सरकार और छात्रों के बीच में लगातार ठनी हुई है। अब भारत के स्टैंड को लेकर भी लगातार जिक्र किया जा रहा है कि भारत का स्टैंड, हालांकि भारत की तरफ से ये कहा गया कि देखिए, ये घरेलू मामला है बांग्लादेश का, हम उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसको लेकर जो बांग्लादेश के एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने कहा कि देखिए, आपका भाई है हम, और अपने भाई के घर में अगर कोई कलह जारी है, कोई लड़ाई हो रही है, तो उस पर भारत को टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन भारत ने साफ इनकार किया और भारत की पॉलिसी भी रही है कि देखिए, हम किसी देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, अंदरूनी कलह है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, और जहां पर मानवता की बात होगी हम उसके लिए बोलेंगे। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर भारत की तरफ से टिप्पणी नहीं की गई है। निश्चित तौर मोहित पर भी हमारे साथ जुड़ गए। हाँ, मोहित हमारे साथ है। मोहित, आइएगा, क्योंकि इस पहलू पर आपसे चर्चा होना जरूरी है कि इसका भारत पर क्या असर होगा, जो बांग्लादेश में जो हम स्थिति देख रहे हैं उसकी। और देखिए, एक अपडेट ये भी है कि
शेख हसीना की ओर से कहा गया कि जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शनकारी या छात्र या युवा नहीं है, ये एक आतंकवादी है। क्योंकि मॉब लिंचिंग में जो है वो 6 शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत हो गई, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई है। तो इस तरीके का ये जानलेवा प्रदर्शन हो रहा है। चुन चुन के उनकी पार्टी के नेताओं को बकायदा चुन चुन के प्रदर्शनकारी निशाना भी बना रहे हैं, तो एक अलग प्रकार की स्थिति है। आप बताइए भारत के लिहाज से। देखिए, इस समय जो स्थिति बांग्लादेश की है उसमें भारत के लिए खास तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने और निगाह बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि आखिर जो घुसपैठ होती है बॉर्डर पार से, वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर इस पूरे मसले को देखें तो 2021 का डाटा जो कहता है 2021, 2022, 2023 कई बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है उस पूरे बॉर्डर में, और ख़ासतौर पर बीएसएफ को निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरी हिंसा में कहीं पर भी घुसपैठ ना हो पाए, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि हालात बहुत खराब है। हालात बहुत खराब है। और खासतौर पर और वैसे भी बांग्लादेशियों का भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ के आए हुए लोग। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत में जिस तरीके की व्यवस्थाएं और तमाम सुविधाएं हैं उसको लेकर खास तौर पर लोग भारत तमाम लोग आना चाहते हैं। तो इस वजह से भी अगर मैं आपको आंकड़े की बात करूं तो 2021 में 2900। नहीं तो अभी की स्थिति को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, आप ये बताइए। देखिए, अभी भारत ने वहाँ पर जो लोग हैं उनको एक एडवाइजरी जारी की है, उनको खासतौर पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि लोग उस नंबर पर संपर्क करके, क्योंकि इंटरनेट सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, तो एक वो सिर्फ एक फोन कॉल का सहारा है। जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके लिए भारत सरकार की एडवाइजरी है। उनके लिए एडवाइजरी है, कोई भी आपात स्थिति में आप वहाँ पर फोन करके वहाँ पर मदद ले सकते हैं। देखिए, अब मुझे ये बताइए मोहित, क्योंकि बांग्लादेश के बनने में भारत का बहुत अहम योगदान रहा है, और इस वक्त बांग्लादेश के अंदर ही जो स्थिति है वो अराजकतापूर्ण स्थिति है, एक देश आप किस्म से कह सकते हैं कि जल रहा है, तो भारत का स्टैंड क्या है? अभी आपने जो रिपोर्ट्स पढ़ी वो क्या कहती हैं? देखिए, भारत का स्टैंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इसमें भारत अभी सिर्फ वॉच कर रहा है कि आखिर वहाँ पर किस तरीके से क्या परिवर्तन होगा और किस हद तक स्थिति जाएगी, और ख़ास तौर पर वहाँ की सरकार क्या कदम लेगी, क्योंकि वहाँ की सरकार जो कदम लेगी हमारे बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। तो उस लिहाज से अगर भारत कोई स्टैंड लेता, ऐसा ना हो कि वहाँ की सरकार के लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो उस निर्णय के बाद, तो ये तमाम चीज़ें हैं। नहीं, आपको लगता है कि भारत, आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से कि भारत कुछ बोलेगा, कि भारत की तो ये नीति रही है कि हम किसी के भी घरेलू मुद्दों के अंदर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो आपका मसला है, आप खुद सुलझाइए। बिल्कुल बिल्कुल, भारत अभी वेट एंड वॉच में है कि आखिर वहाँ की सरकार जो निर्णय लेगी, सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो क्या वहाँ से किसी मदद के लिए वो लोग कहते हैं, क्योंकि ये पूरा मसला तभी डिपेंड करता है कि अगर वहाँ की सरकार अगर किसी तरीके से भारत से सहयोग मांगती है तभी भारत उसमें दखल देगा। भारत इस तरीके से बिल्कुल, देखिए खबर ये भी है कि क्या जी कह रहे हैं कि भारत को टिप्पणी करनी चाहिए, भारत को बोलना चाहिए। देखिए, भारत किसी भी घरेलू मसले पर किसी भी देश के नहीं बोलेगा, खासतौर से हस्तक्षेप कभी भारत नहीं करता। बिल्कुल, तो ये जो भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है वो हमेशा इस बार भी है, और ऐसी स्थिति में सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति है, और वहाँ पर खासतौर पे हमें बॉर्डर को सुरक्षित करने की जरूरत है इस वक्त। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इस पूरे मसले पर हो रहा है वो व्यापार पर भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो पोर्ट्स हैं सबसे बड़े, तो वहाँ पर लगभग 150 करोड़ रुपए का जो आर्थिक नुकसान भी देखने को मिल सकता है। वहाँ इस वक्त देखिए स्थिति ये है कि वहाँ पर जो है इमरजेंसी लगा दी गई है, सब कुछ आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश इस वक्त सब कुछ बंद है, यहाँ तक कि कोर्ट को भी बंद किया गया है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा उसी मामले पर सुनवाई होगी, कोर्ट की कार्रवाई नहीं होगी। सारी फैक्ट्रियाँ, सारे मार्केट, इंटरनेट सेवाएँ, वहाँ का मोबाइल कनेक्शन, सब कुछ वहाँ पर इस वक्त बंद है। स्थिति ये हो गई है। 300 लोगों की मौत, आप समझ रहे हैं कि ये प्रदर्शन कितना हिंसक रहा होगा। खबरें तो ये भी है कि भारत की ओर से भी ये एडवाइजरी, हालांकि वहाँ उड़ाने भी रद्द हैं, सारी सब कुछ व्यवस्था वहाँ पर इस वक्त आप कह सकते हैं इमरजेंसी जिन हालातों में लगाई गई है, तो क्या स्थिति है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। भारत की ओर से भी इस वक्त बांग्लादेश जाने या आने की जो यात्रा है उस पर पूरी तरीके से ये सलाह दी गई है कि आप अभी इस तरीके की स्थितियों में बचें, वहाँ पर ना जाएं। बिल्कुल, वहाँ पर अभी तमाम जो एडवाइजरी है कि वहाँ पर कोई ना जाए, और बहुत ही चूंकि संवेदनशील मामला है, और इन तमाम मुद्दों को सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर पुलिस कर्मियों के मारे जाने की भी सूचना है कि 11 से वाला 14 पुलिस कर्मियों की डेथ हुई है। पुलिस कर्मियों ने अपनी वहाँ पर जान गंवाई इस पूरी हिंसा में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विभत्स है कि पुलिस कर्मी जो कि इस पूरे मसले पर इतना ज़्यादा संवेदनशील है वो ऐसी स्थिति में। हाँ, चूंकि ऐसे देखिए 22 जिले ऐसे हैं वहाँ पर जहाँ सीधे आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई है 22 जिलों में, और वहाँ पर सीधे
सीधे पुलिस की ओर से भी प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए गोली दागी गई है, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई है। और पलटवार जब पुलिसकर्मियों पर किया गया है तो वहां पर 14 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा भी बढ़ भी सकता है। और कल ही एक ही दिन में अगर आप कहेंगे तो हाँ। 100 लोगों की मौत हुई है, हाँ। तकरीबन 100 लोगों के, और कुल मिलाकर के 300। तो हाँ। देखिए ये स्थिति बहुत विकराल है, और अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ की जो सेना है वो पूरी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो सत्ता की बागडोर है फिलहाल संभाल सकती है। अभी ये स्पेकुलेशन है, और इस तरह की स्पेकुलेशन रहती है जब हालात पिछले कई अरसे से खराब है। मेरा सवाल आपसे मोहित ये है कि अब देखिए ये स्थिति पनपी क्यों? बड़ा सवाल ये है, अब बेरोजगारी वहाँ इतनी ज़्यादा है, प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि भाई आप प्रायोरिटी दीजिए ना, आप मेरिट के आधार पर नौकरी दीजिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि बेरोजगारी के वहाँ के आंकड़े क्या हैं, और क्या ये स्थिति क्यों पनपी, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बेरोजगारी नो डाउट वहाँ पर बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और वहाँ पर युवा खास तौर पे ये जो जिस तरीके से ये कानून लाया गया, जो बात उठी कि 30% आरक्षण दिया जाएगा, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो सेना से जुड़े हुए जो परिवार हैं उनको 30% आरक्षण दिया जाएगा। पिछले ही दिन जब प्रदर्शन हुआ तो कोर्ट ने इसे घटाकर 5 कर दिया था, और ये कहा था कि उनके रिश्तेदारों को 3% रिश्तेदारों को मिलेगा और 5% उन परिवारों को मिलेगा। हाँ, तो ये पूरा मसला, ये पूरी जंग ही इसी बात पर छिड़ गई कि आखिर आप जिस तरीके से चेंजमेंट कर रहे हैं, एक तो नौकरियां नहीं है वहाँ पर, और उस पर भी आप एक बाउंडेशन लगा देंगे कि इतने प्रतिशत हम एक खास लोगों को देंगे। तो इस पूरे मसले में विफलता जो अगर देखी जाए तो मैसेजिंग की है कि अगर सरकार को कोई फैसला लेना है तो पहले आप लोगों की तरफ उसकी मैसेजिंग करते, लोगों को समझाते कि हम ये फैसला ले रहे हैं, उसके क्या कारण है और क्या इससे इम्पैक्ट होगा। उसके बिना पर ये ऐसी मैसेजिंग होगी जिसके बाद ये पूरा असमंजस की स्थिति बिल्कुल और सही, हिंसा होगी। क्योंकि ये देखिए ये स्थिति जो बनी है, ये धीरे धीरे करके स्थिति जब बड़ी बन जाती है, जब मुद्दा कोई बुरा बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेरोजगारी के आंकड़े वहाँ के क्या है, क्या आपके पास आंकड़े हैं? अभी मेरे पास फिलहाल आंकड़े इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, लेकिन वहाँ पर स्थिति हिंसा को लेकर बहुत ज़्यादा बीभत्स हो चुकी है, और इस पर अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो शेख हसीना की जो सरकार है उनकी कुर्सी वो भी खतरे में पड़ सकती है। निश्चित तौर पर, और देखिए डिमांड भी यही की जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से कि अगर वो अपनी कुर्सी से हट जाती हैं तो प्रदर्शन तो ऑटोमेटिकली हम खत्म कर देंगे। इस्तीफे की मांग की है ना इस्तीफे मेरी की तो। मांग है कि आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप आरक्षण की आड़ में जिन लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से जुड़े तो हुए हैं, भारत आपको पर वोट क्या देते असर हैं। होता हुआ आप देख रहे हैं? आप चूंकि आपके व्यापारिक रिश्ते तो पड़ोसी मुल्कों से होते ही हैं, तो फिर भारत पे व्यापार के लिहाज से क्या असर पड़ेगा? भारत और बांग्लादेश का व्यापार खासतौर पर लगभग 30,000 करोड़ का आसपास है, और खासतौर पर अभी जब से हिंसा चल रही है वहाँ पर लगभग 150 करोड़ का नुकसान यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है, और खासतौर पर जो पिछले 3 महीनों में पिछले 3 महीनों में। और इस हिंसा का असर जो सीमावर्ती राज्य हैं बांग्लादेश से सटे हुए, असम, ये तमाम राज्य वहाँ पर हैं, उन पर खासतौर पर सरकार अभी नज़र बनाए हुए है कि वहाँ पर उस जो हिंसा है उसकी आंच यहाँ तक ना आए, उसकी आड़ में घुसपैठिए ना आए, आड़ में घुसपैठिए भी ना आए, क्योंकि ये पहले से होता चला आ रहा है। और ये तो आंकड़े रिपोर्ट दर्ज हैं कि वहाँ पर कई सारे हर साल 2021 में भी जो लगभग 2000 के करीब घुसपैठ की कोशिश हुई, उसमें तमाम जो लोग थे अधिकांश तौर पर बांग्लादेशी ही थे। तो ये जो 2021, 2022, 2023 में भी लगभग 1000 के करीब अब तक जो जुलाई तक के आंकड़े हैं उसमें इतनी घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। तो इन तमाम कोशिशों के बीच अब इस हिंसा का भारत बहुत बारीकी से भारत हम कह सकते हैं कि अपनी सतर्कता जरूर बरत रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर सरकार की ओर से कोई मदद मांगी जाती है तो भारत अपना निर्णय लेगा कि क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल भारत किसी हस्तक्षेप के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। और देखिए एक बड़ी अपडेट मैं ये भी बता दूं कि प्रदर्शनकारियों का ये जो प्रदर्शन है वो इतना हिंसक हो चुका है कि आज और कल के बीच के जो 2 दिन रहे हैं इनमें मीडिया हाउस में भी तोड़फोड़ की गई है। मैंने जो खबर सुनी है, इसकी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, वहाँ पर मीडिया हाउस या यूं कहें तो बिल्कुल बहुत संवेदनशील स्थिति है वहाँ पर हर तरीके से। जैसा कि जब कोई हिंसा होता है, दंगे होते हैं, तो वहाँ पर जो दंगाइयों के सामने जो चीज़ आती है वो निशाने पर होती है। और निश्चित तौर पर अगर हम देखें मीडिया को लेकर एक सेंटिमेंट अलग होता है लोगों का, और ये जो गुस्सा है जिस तरीके से क्या मीडिया को लेकर नाराजगी, तो वो गुस्सा मीडिया हाउस में भी वहाँ पर दिखा है। क्या ये इसलिए भी था क्योंकि जो खबरें, जो तस्वीरें मीडिया दिखा रहा है वो लोगों तक ना पहुँच पाए? क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है? क्योंकि एक साथ 2 मीडिया हाउसेस के ऑफिस के शीशों को तोड़ देना, उनकी टीम पर हमला करना, ये बताता है कि ये जो प्रदर्शन है, ये जिसको आप कह रहे हैं कि हम अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं,
ये राइट थोड़ा अलग हटते हुए जा रहा है, जैसा कि शेख हसीना कह रही है कि ये कोई आंदोलनकारी नहीं है, ये एक आतंकवादी है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरे मीडिया में खासतौर पर जो आपने कहा कि मीडिया के कर्मियों पर हमला होता क्या है कि जब हम लोग कभी कवरेज पर भी जाते हैं तो जो उग्र प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जो हिंसा कर रहे होते हैं, वो खासतौर पर कैमरे को सबसे पहले निशाना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैमरे में अगर हम रिकॉर्ड हो गए तो आगे कभी ना कभी कार्रवाई जरूर हो जाएगी। तो इस तरीके से उस माइंडसेट के हिसाब से खास तौर पर मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जाता है कि जब उनको कवरेज किया जाता है तो उनको डर रहता है कि ऐसा ना हो कि हम कैमरे के सामने आ जाएं और पूरा चीज। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो हालात हैं, क्या शेख हसीना सरकार इन पर कंट्रोल कर पाने में सक्षम रहेगी या आगे और स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं? देखिए, ये जो अभी फैसला है ये डिपेंड करता है कि इस फैसले पर क्या वो रोल बैक लेते हैं, और कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है। शेख हसीना ने कहा देखिए, है कि आप रोल बैक का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट ने तो वो जो सीमा है वो घटा दी है, उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे। उनका कहना है कि हम शेख हसीना के इस्तीफे से कम पर कुछ मंजूर नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में जब आपके कई शहर के शहर जल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब युवा मारे जा रहे हैं, आपके पार्टी के लोग मारे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शेख हसीना के लिए क्या रास्ता होगा? देखिए, शेख हसीना के लिए इस समय रास्ता क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हो सकता है कि तो वो क्या अपनी इस्तीफा जगह- ही एक रास्ता है? इस्तीफा, क्योंकि अगर हिंसा बहुत इसके अलावा क्या है तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कदम। खबर जो थोड़ी सी माफी चाहूंगी मैं आपको रोक के बता रही हूँ, एक्चुअली खबर ये है कि जब कोर्ट ने ये जो संख्या आरक्षण का जो पूरा संख्या बल था इसको घटाया, 5% लाया, तो ये मामला शांत हो चुका था। लेकिन खबर ये है कि पिछले महीने विरोध प्रदर्शन जो लीड कर रहे थे उनमें से 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर जो है उनको बंधक बनाया, नजरबंद 6 दिनों तक उनको बंधक बनाए रखा था। और इनमें शामिल थे नादिम इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर, जो कि इस पूरे आंदोलन के हेड हुआ करते थे, इसको लीड कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोग इसमें घायल भी थे। सभी के आंदोलन वापस लेने के लिए जबरदस्ती इनका वीडियो बनवाया गया, इनसे कहा गया कि आप जब यहाँ से हटेंगे तो आप आंदोलन नहीं करेंगे, इस तरीके का इनका आरोप है। इनको कैद में रखा गया। जब ये कैद में थे तब गृह मंत्री ने ये दावा किया था कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन खत्म करने की बात कही है, जो कि कोर्ट की ओर से इस आरक्षण को कम कर दिया गया। लेकिन जब ये बाहर निकले और जब इनकी तरफ से पूरे मामले को बाकी लोगों के साथ शेयर किया गया, प्रदर्शनकारी जो इनका पूरा ग्रुप था उनसे शेयर किया गया, उसके बाद ये मामला भड़का है। गुस्सा शेख हसीना के प्रति और ज्यादा भड़का है। तभी अब प्रदर्शनकारी हैं कि हम इस्तीफे से ज्यादा पे, ये आरक्षण से इतर होकर ये शेख हसीना के खिलाफ इस्तीफे पे आ गया। ये पूरा बिल्कुल एक वर्सेस की लड़ाई हो गई, वर्सेस की लड़ाई की आपको पद से हटना होगा। और जिस तरीके की, क्योंकि लोगों को ये डर है ना कि अगर आप सत्ता में बने रहेंगे तो आप किसी न किसी तरीके से उन लोगों को टारगेट करेंगे, कार्रवाइयाँ होगी। तो इसलिए सभी लोग चाहते हैं वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जिनको शेख हसीना खुद आतंकवादी कह रही हैं, तो ऐसे में जब वो आतंकवादी कह रही हैं तो बहुत मुश्किल है कि शेख हसीना खुद से अपनी कुर्सी छोड़े। लेकिन और देखिए, गतिविधियां भी ऐसी हैं, 6 लोगों की मॉब लिंचिंग के साथ हत्या कर देना। वो लोग आपके प्रदर्शन का विरोध कर रहे थे, वो एक मस्जिद में छुपे हुए थे, आपने उनको वहां से निकाला और उनकी पीट कर आपने हत्या कर दी। बिल्कुल, देखिए, आरक्षण की आग के बाद अब बांग्लादेश धधक रहा है। 18 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में अब आगे का कदम क्या होगा? क्या शेख हसीना बनी रहेंगी या फिर वो इस्तीफा देंगी? क्या सेना जो है वो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सत्ता संभाल लेगी? तो बहुत सारे सवाल है जो मुंह बाय खड़े हैं, और इसका आने वाले दिनों में ही जवाब मिलेगा। और इसी के साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।